लास्ट एपिसोड में हमने देखा था अंकल वैंग और हानशेन ने हैंगवू को उनकी टीम ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, लेकिन हैंगवू ने उनकी टीम ज्वाइन नहीं की थी, बल्कि उनके सामने ही लीडर हु का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। लीडर हु ने हानशेन को अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, और हानशेन ने ये कहकर मना कर दिया था कि लीडर हु, मैं तो आपकी टीम ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, क्यों ना आप ही मेरी टीम ज्वाइन कर लें। अब आगे हानशेन डेमन किंग शेल्टर की मार्केट में घूम रहा था, क्योंकि वहां पर वो अपने लिए एक ड्रैगन टाइप का वेपन ढूंढ रहा था। काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उसे स्केटबर्ड रैंक का एक ड्रैगन टाइप का वेपन मिल जाता है। हानशेन उसे लेकर अपने कमरे में आ जाता है। अभी के लिए हानशेन अपने कमरे में था। उसके हाथ में एक भाला था, जिसके साथ हानशेन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। पूरे शेल्टर में ढूंढने के बावजूद हानशेन को ये अकेला ड्रैगन टाइप वेपन मिला था। ऐसे में हानशेन के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। हानशेन जल्दी से फायर स्किल ड्रैगन की जेमस्टोन को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो इस ड्रैगन स्पेयर के साथ उसे मर्ज करने लगता है। इस मोमेंट पर उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ी भी गलती होती तो हानशेन अपना सुपर जेमस्टोन खो देता, एंड फिर उसके पास जो सुपर बीस्ट सोल वेपन हासिल करने का एकमात्र मौका था वो भी चला जाता। इसलिए वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल था। उसका पूरा फोकस इसी प्रोसेस पर लगा हुआ था। कुछ ही पलों में वो दोनों ही आपस में मर्ज हो जाते हैं, एंड हानशेन के हाथ में इवॉल्व भाला आ जाता है। हानशेन के पास अभी के लिए अपग्रेडेड ड्रैगन स्पेयर आ गया था, जिसका लुक पूरी तरह से बदल चुका था। उसका वेट भी पहले से 3 से 4 गुना बढ़ चुका था, एंड उसके अंदर से पावरफुल फ्लेम्स निकल रही थी, जो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि कुछ ही सेकेंड्स में एक स्केलेटल रैंक के बीस्ट को तक जलाकर राख कर सकती थी। हानशेन अपने इस वेपन से काफ़ी ज़्यादा खुश था। वह अपने सी ऑफ सोल में आ जाता है, जिसके बाद वह अपने इस इवॉल्व भाले को, मतलब ड्रैगन स्पेयर को, वो काला क्रिस्टल खिला देता है, ताकि उसका ये ड्रैगन स्पेयर, जो अभी के लिए सुपर बीस्ट सोल है, वो वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड सुपर बीस्ट सोल बन जाए। ऐसा होने पर उसके इस भाले की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, एंड फिर उसके इस भाले का एक मामूली हमला किसी भी बीस्ट को बुरी तरह से घायल कर देता। ड्रैगन स्पेयर ने वो काला क्रिस्टल खा लिया था, लेकिन अब उसे इवॉल्व होने में कितना टाइम लगने वाला था, ये हानशेन नहीं जानता था। वो सोच में पड़ जाता है, पता नहीं इसे इवॉल्व होने में कितना टाइम लगेगा। तब तक मुझे कोई ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक ढूंढनी चाहिए, जिसका यूज़ कर कर या जिसे सीखने पर मैं इस ड्रैगन स्पेयर को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाऊँ। हानशेन इसी बारे में सोचने लगता है, पर तभी उसके पास ज़ीरो आती है, जो कहती है, हानशेन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो हानशेन कहता है, कैसी मदद? क्या तुमने मार्केट घूम लिया? क्या तुम्हें वहाँ पर कोई चीज़ पसंद आई? अगर हाँ, तो चलो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, एंड वो खरीदने में तुम्हारी मदद करता हूँ। जिसके बाद हानशेन ज़ीरो के साथ डेमन किंग शेल्टर की मार्केट में घूमने लगता है। ज़ीरो के हाथ में म्याउथ था, तो हानशेन के हाथों में सिल्वर फॉक्स था। तभी एक कपल की नज़रें इन दोनों पेट्स पर पड़ती हैं, एंड उनमें से एक लड़की को, मतलब उस लड़की को हानशेन और ज़ीरो के पास मौजूद ये दोनों पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं, एंड वो अपने बॉयफ्रेंड से इन्हें खरीदने के लिए कहती है। इस पर वो बंदा हानशेन के पास आकर कहता है, हेलो दोस्त, क्या तुम अपने दोनों पेट्स मुझे बेचना चाहोगे? मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो इस पर हानशेन कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एंड चलो तुम इन दोनों को साथ में खरीद रहे हो तो मैं तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट भी दे देता हूँ। मैं तुम्हें 30% डिस्काउंट देता हूँ, एंड अब डिस्काउंट के बाद इन दोनों की कीमत है 700 करोड़ रुपए। एंड ये सुनकर वो बंदा शॉक हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, क्या ये दोनों कोई सुपर पेट हैं जो इनकी कीमत इतनी ज़्यादा है? तुम ज़रूर हमें ठगने की कोशिश कर रहे हो। ये कहकर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे किस कर देती है, एंड वो लड़का उसके एक किस की वजह से उन दोनों पेट्स को खरीदने के लिए मान जाता है, एंड कहता है, 700 करोड़ ही क्यों ना देने पड़े, पर मैं तुम्हारे लिए वो पेट्स ज़रूर खरीदूंगा। जिसके बाद वो हानशेन के पास आता है, एंड हानशेन को वहाँ से थोड़ी दूर ले जाकर कहता है, देखो भाई, असल में मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा, एंड तुम अगले 3 से 4 दिनों के लिए मुझे तुम्हारे पेट्स उधार दे देना। 3 दिनों बाद
मैं सेफली तुम्हारे पेट्स तुम्हें वापस दे जाऊँगा। इस दौरान इन पर एक खरोंच तक नहीं आएगी। एंड अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें धोखा दूँगा, तो मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम लिन मेई है। तुम शायद हानशेन हो। एंड अगर हाँ, तो तुम लिनफेंग को तो जानते ही होगे। लिनफेंग मेरा छोटा भाई है। इसलिए अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो लिनफेंग पर भरोसा कर कर तुम मुझे पेट्स दे सकते हो। ये सुनकर हानशेन सोच में पड़ जाता है एंड कहता है, क्या तुम सच में उसके भाई हो? हाँ, हानशेन को ये बंदा थोड़ा-थोड़ा लिनफेंग जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा शक था। इस पर वो बंदा कहता है, अगर तुम्हें लिनफेंग की बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, तो तुम टैंगज़ेन को तो जानते ही होगे। वो मेरे बचपन का दोस्त है। अब उसके वास्ते तुम मुझे पेट्स दे दो। तो इस पर हाइशन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो मान जाता है एंड कहता है, ठीक है, 5 करोड़ रुपए के लिए मैं इन दोनों में से तुम्हें वो बिल्ला बेच सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिल्वर फॉक्स नहीं दे सकता हूँ। इस पर वो बंदा भी मान जाता है, लेकिन फिर वो हानशेन से कहता है, भाई मेरी एक मदद करना। असल में जब मैं वापस लौट कर जाऊं, तब तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड के सामने ऐसा एक्ट करना है कि मैं तुमसे ये दोनों पेट्स तुम्हारी मुंह बोली कीमत पर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन तुम इन दोनों में से सिर्फ उस काले बिल्ली को बेचने के लिए तैयार हो। तुम किसी भी कीमत पर इस सिल्वर फॉक्स को बेचने के लिए तैयार नहीं हो। इस पर हानशन मान जाता है। जब वो दोनों लौट कर आते हैं, तब उसकी गर्लफ्रेंड इस बारे में उस बंदे से पूछती है, तो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कहता है, लड़के, मैं तुम्हारी मुंह बोली कीमत पर तुम्हारे दोनों पेट्स खरीदने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें हर एक पेट के लिए 700 करोड़ रुपए दूंगा। तो इस पर हाइंशन कहता है, देख भाई, मैं तेरे 700 करोड़ में सिर्फ एक काला बिल्ला दे सकता हूँ। एंड रही बात इस सिल्वर फॉक्स की, तो मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। इस पर काफी देर तक नेगोशिएशन होता है, लेकिन हाइंशन नहीं मानता है। एंड एंड में वो लड़की सिर्फ काला बिल्ला लेकर मान जाती है। इस डील से हाइंशन भी खुश था एंड वो लड़का भी खुश था। एंड वो बेचारी लड़की बेवकूफ बन चुकी थी। खैर, हाइंशन अब इस मैटर पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वैसे भी ये कोई इम्पोर्टेंट मैटर नहीं था। हाइंशन अगले कुछ दिनों तक डेमन किंग शेल्टर में ही रुकता है। कुछ दिनों बाद अचानक एक सुबह अंकल वैंग उसके पास भागकर आते हैं एंड उससे कहते हैं, हांशन, क्या तुम्हें पता चला? तो हांशन कहता है, क्या पता चला? तो अंकल वैंग उसे बताते हैं, अभी के लिए एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट तेजी से डेमन किंग शेल्टर की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। उसकी पावर बहुत ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसे रोकने के लिए लीडर हु अपने सभी इवॉल्वर के साथ गया है, लेकिन वो सभी साथ मिलकर भी उस बीस्ट को नहीं रोक पा रहे हैं। ये सुनकर हांशन सोच में पड़ जाता है, कहीं वो कोई सुपर बीस्ट तो नहीं, मुझे जाकर एक बार चेक करना चाहिए। एंड वो जीरो और अंकल वैंग के साथ उस जगह पर जाने लगता है। अब हमें डेमन किंग शेल्टर के बाहर के बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। बैटलफील्ड पर अभी के लिए एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा हुआ था एंड उसके चारों तरफ लीडर हु एंड लीडर हु के सभी इवॉल्वर्स खड़े हुए थे, जिन्होंने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। हानशन और अंकल वैंग भी वहां पर पहुंच गए थे। उस हाथी को देखकर अंकल वैंग कहते हैं, ये तो डेविल माउंटेन रेंज वाला वही हाथी लगता है जिससे हम अपनी जान बचाकर भागे थे। इस पर हानशन भी अपना सिर हिला देता है। इधर लीडर हु अपने सभी सोल्जर्स को वन बाय वन कमांड देने लगता है। वो इतने प्रॉपरली सभी को कमांड कर रहा था कि हाइंशन तक उससे इम्प्रेस हो गया था। एक बैटल के दौरान हाइंशन 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों को कमांड कर सकता था, कंट्रोल कर सकता था, लेकिन लीडर हु अभी के लिए हजारों लोगों को कमांड कर रहा था। इसलिए उसकी लीडरशिप स्किल देखकर हाइंशन तक इम्प्रेस हो चुका था। लीडर हु की कमांड के अनुसार उसके सभी इवॉल्वर्स जाकर उस हाथी से फाइट करने लगते हैं, लेकिन ये सभी लोग भले ही इवॉल्वर्स क्यों ना हो, पर वो हाथी एक सुपर बीस्ट था। ऐसे में ये लोग कितनी ही देर तक उसके सामने टिक पाते। वो हाथी बहुत इजीली इन पर हावी होने लगता है। एक के बाद एक सभी इवॉल्वर्स उस हाथी पर साथ में हमला करने लगते हैं, पर उनके हमलों का उस हाथी पर कोई असर नहीं होता है। ऐसा लग रहा था कि उनके हमले उस हाथी के लिए चींटी काटने जैसे थे, जिसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर हाइशेन को अभी के लिए बैटल की थोड़ी चिंता होने लगती है। तभी पता नहीं उस हाथी को अचानक से क्या होता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसका साइज बढ़ जाता है एंड उसकी पावर भी बढ़ जाती है।
ये देखकर सभी और ज्यादा डर चुके थे। वहीं हानशेन ने देखकर कहता है, शायद वो वायलेंट स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि इतने सारे इवॉल्वर्स मिलकर भी इसे नहीं रोक पाएंगे। इधर लीडर हु जब देखता है कि उसके इवॉल्वर्स साथ मिलकर उस हाथी को नहीं रोक पा रहे हैं एंड अब वो हाथी वायलेंट स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है, तो लीडर हु खुद एक्शन में आता है। वो अपना भाला लेकर खुद जाकर उस हाथी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने कुछ साथियों के साथ तेजी से आगे बढ़ता है एंड उस हाथी से फाइट करने लगता है। वो और उसके कुछ साथी लगातार उस हाथी पर हमला कर रहे थे, लेकिन हाथी तो उनके हमलों को अब इग्नोर कर कर सीधा शेल्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था। शायद उस हाथी को इनके हमलों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब हाथी शेल्टर से बस कुछ 100 मीटर दूर रह गया था। ये देखकर हानशन कहता है, अगर हमने किसी तरह इस हाथी को नहीं रोका तो शेल्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड उसमें मौजूद सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। इधर ये बात लीडर हु को भी समझ आ गई थी, इसलिए वो सभी को शेल्टर खाली करने का ऑर्डर देता है ताकि सभी की जान बच सके। लीडर हु की कमांड तो सही थी, लेकिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो वक्त रहते अपनी जान बचाकर वहां से भाग सकें। ये देखकर हाइंशन सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए जिससे सभी के सभी लोगों की जान बच सके। एंड थोड़ा सोचने पर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है एंड वो आइडिया अंकल वैंग को बताने लगता है। इधर लीडर हु एंड उसके सभी इवॉल्वर्स साथ मिलकर उस हाथी से फाइट कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर इवॉल्वर्स उस हाथी के पैरों के नीचे आकर कुचले जा रहे थे। वो लोग उस हाथी को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। उल्टा बहुत से इवॉल्वर्स अब मर चुके थे, जिस वजह से बचे कुचे लोगों का कॉन्फिडेंस हद से ज्यादा डाउन हो चुका था। सभी ने लगभग हार मान ली थी एंड सभी को अपनी मौत सामने दिखाई पड़ रही थी। पर तभी अचानक से आसमान में एक बंदा आ जाता है जिसने एक आर्मर पहन रखा था एंड जिसकी पीठ पर वॉयलेंट स्टेट में कन्वर्टेड गोल्डन कलर के पंख थे। वो बंदा आसमान में आते ही कहता है कि पागल हाथी, तू इन बेचारे लोगों से क्या लड़ रहा है? अगर तुझ में हिम्मत है तो आकर मुझसे फाइट कर। मैं गॉडेस आर्मी का 13 वॉरियर जनरल वैंग तुझे फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। अगर तुझ में दम है तो मेरे पीछे आ। इधर हानशेन मन ही मन कहता है, अच्छा हुआ मैंने उन्हें वॉयलेंट स्टेट में कन्वर्टेड स्केटबर्ड रैंक के पंख दे दिए, वरना आज वो जिंदा नहीं बच पाते। अंकल वैंग उस हाथी को उकसाना जारी रखते हैं एंड फाइनली कुछ देर में वो हाथी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड फाइनली अंकल वैंग जब वहां से भागने लगते हैं तो वो हाथी शेल्टर को छोड़कर अब उनके पीछे जाने लगता है। अभी यहाँ पर जो भी हुआ था उसने सभी को चौंका दिया था। सभी आपस में बातें करने लगते हैं, आखिर वो बंदा कौन है, आखिर वो हीरो कौन है जिसने हमें बचाया है, एंड गॉडेस आर्मी क्या है, क्या वो हमारे लीडर हु की आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल है? ऐसा हो तो सकता है। इधर लीडर हु और हैंगवू जो दूर से सब देख रहे थे, वो खुद अभी के लिए शॉक में चले गए थे। हानशेन मन ही मन कहता है, मैंने तो इन्हें ऐसा कुछ भी कहने के लिए नहीं कहा था, फिर आखिर उन्होंने एक गॉडेस आर्मी और गॉडेस आर्मी का 13 वॉरियर जनरल इनका जिक्र क्यों निकाला? शायद इसके पीछे उनका कोई मकसद होगा। खैर, हानशेन ने असल में अंकल वैंग को बस उस हाथी को वहां से दूर ले जाने के लिए कहा था। उस हाथी के एक्शन से हानशेन इतना तो समझ गया था कि वो हाथी असल में लोगों को मारना नहीं चाहता है, बल्कि वो तो बस उस शेल्टर के पीछे जाना चाहता है एंड वो शेल्टर उसके रास्ते में आ रहा है, इसलिए वो डेमन किंग शेल्टर को कुचलना चाहता है। इसलिए हानशेन ने अंकल वैंग को उस हाथी को घुमाकर शेल्टर के पीछे ले जाने के लिए कहा था, जिसके बाद अंकल वैंग आसमान में ऊंचा उड़ जाते एंड उस हाथी से अपना पीछा छुड़ा लेते। एंड अंकल वैंग प्लान के मुताबिक ऐसा ही करते हैं। जब वो हाथी शेल्टर के पीछे आ जाता है, तब अंकल वैंग आसमान में ऊंचा उड़ जाते हैं एंड उस हाथी से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। जिसके बाद वो हानचन और जीरो के पास आते हैं। हानशन कहता है, आखिर आपने इतनी ज्यादा बकवास क्यों की? आखिर आपने वहां पर गॉडेस आर्मी एंड गॉडेस आर्मी का 13th वॉरियर जनरल ये सब चीजों का जिक्र क्यों किया? तो इस पर अंकल वैंग उसे अपना प्लान समझाते हुए कहते हैं, देखो हानशन, अभी हमारी टीम बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अगर हमें फ्यूचर में से और ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो हमें और लोगों को शामिल करना होगा एंड कोई भी इंसान ऐसी टीम में कभी शामिल नहीं होगा जो टीम कमज़ोर हो। इसलिए मैंने ऐसा कहा
कि मैं गॉडेस आर्मी का 13th वॉरियर जनरल हूँ। इससे लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल 12 जनरल्स और हैं। इस पर बस हानशन अपना सिर हिला देता है एंड उससे अपने पंख वापस ले लेता है। जिसके बाद वो अंकल वैंग से पूछता है कि आखिर वो जगह कौन-सी है जहाँ पर वो हाथी अभी के लिए गया है। तो इस पर अंकल वैंग उसे बताते हैं, उस जगह का नाम पीच फॉरेस्ट है एंड वो हाथी अभी के लिए पीच फॉरेस्ट के अंदर ही गया है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।